कॉलेज में ऋषि से प्यार हो गया और उसने अपने माँ बाप से शादी की जिद कर ली। माँ बाप ने बहुत समझाया कि ऋषि एक गरीब लड़का है, वह उसे कभी खुशी और ऐशो आराम नहीं दे पाएगा, मगर मधुरिमा नहीं मानी। अंत में हार कर उसके माँ बाप ने उसकी शादी ऋषि से कर दी और उसे ज़रूरत से ज़्यादा दहेज दिया ताकि भविष्य में उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। जब वह ससुराल गई तो वहाँ का हाल देखकर चौंक गई और ऋषि से बोली, ऋषि, ये तो पता था कि तुम गरीब हो, लेकिन इतने गरीब हो ये मैं नहीं जानती थी। मधुरिमा, गरीब की अलग अलग परिभाषा नहीं होती। तुम अपने भैया से बोलो कि अपना सामान इस कमरे में शिफ्ट कर ले। मुझे उनका वाला बड़ा कमरा चाहिए। मेरा इतना सारा सामान इस स्टोर रूम जैसे कमरे में नहीं आ पाएगा, और फिर एसी लगाने के लिए जगह भी तो चाहिए। सरिता उनके कमरे में चाय देने आई थी। देवरानी की बातें सुनकर मन दुखी तो हुआ, मगर वह मुस्कुराते हुए बोली, मधुरिमा बिल्कुल सही कह रही है देवर जी, मैं आज ही अपना सामान इस कमरे में रखवा लेती हूँ। सरिता की 13 साल की बेटी आयुषी बोली, माँ, चाची हमारे कमरे में अपना सामान क्यों रख रही है? बेटी, जानती हो तुम्हारी चाची दहेज में एसी लेकर आई हैं। भला वह इस छोटे से कमरे में कहाँ लग पाएगा? इसीलिए तुम्हारी चाची आज से हमारे कमरे में रहेंगी। आयुषी के साथ उसके छोटे भाई बहन राशि और चिंटू बोले, माँ, फिर तो हम भी चाची के कमरे में एसी में सोया करेंगे। सरिता के पास उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं था। एक दिन सरिता के पति अजीत का फैक्ट्री में पैर से काम करते समय मशीन से पैर कट गया। उन पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। एक तो वैसे ही पैसों की बहुत तंगी थी, ऊपर से अजीत का पैर कट जाने से सरिता की जिंदगी में तूफान आ गया। भाभी, आप इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना। मेरे होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देवर जी, तुम लोग ही तो मेरी हिम्मत हो। मधुरिमा ऋषि के कमरे में आते ही उस पर बरस पड़ी और बोली, ये भाभी से क्या कह रहे थे आप? अपने खर्चे क्या कम है? पैर भैया का कटा है, भाभी का नहीं। उन्हें कोई काम ढूंढ लेना चाहिए। तुम ये क्या कह रही हो मधुरिमा? मेरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और तुम्हें अपने खर्चों की पड़ी है। अच्छा, वो लोग तुम्हारा परिवार हैं और मैं कुछ नहीं। ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। हाँ। ऋषि ने बड़ी मुश्किल से मधुरिमा को जाने से रोका। अगले दिन सरिता ने कहा, मधुरिमा, रसोई में आटा नहीं है, जरा देवर जी से कह दो आटा ला दें। भाभी, अभी इनकी सैलरी नहीं मिली है और आजकल तो खुद ही पैसे के लिए बहुत परेशान है वो। वैसे इनकी कमाई पर घर कब तक चलेगा? आपको भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। ये सुनते ही सरिता के पैरों से जमीन खिसक गई। वह बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में आ गई। घर में कुछ पैसे जमा करके रखे हुए थे। सरिता उन्हीं से आटा खरीद लाई और अपने बच्चों को रोटी बनाकर खिला दी। माँ, हमारा पंखा खराब हो गया है, कमरे में बहुत गर्मी है। हम चाची के कमरे में जा रहे हैं, वहाँ बहुत ठंडा है, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ पड़ने वाली हो। आयुषी अपने भाई बहन के साथ जाकर मधुरिमा के पलंग पर लेट गई। उन्हें अपने पलंग पर लेटे हुए देखकर मधुरिमा चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पलंग पर लेटने की? तुमने यहाँ लेटने से पहले मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। चाची, हमारा पंखा खराब हो गया, इसलिए हम एसी में लेटने के लिए आ गए। कभी सपने में भी देखा है एसी? आए बड़े एसी में लेटने वाले, अपने माँ बाप से क्यों नहीं लगवा लेते एसी? चलो भागो यहाँ से। ये सुनकर बच्चे सहम गए और वहां से चुपचाप अपने कमरे में आ गए। माँ, आप भी हमें एसी लाकर दो ना। चाची कहती हैं कि अपने माँ बाप से एसी क्यों नहीं लगवा लेते। ये सुनकर सरिता चिंता में पड़ गई। अजीत ने कहा, लगता है बहू को अपनी अमीरी का कुछ ज्यादा ही घमंड है। ऋषि से बात करनी पड़ेगी। भला वो मासूम बच्चों से ऐसे कैसे बात कर सकती है? नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देवर जी को पता चला तो उस पर नाराज होंगे। वो जैसी भी है ठीक है, एसी उसे उसके मायके से मिला है। बच्चों को वहां नहीं जाना चाहिए था।
लगता है अब मुझे कोई काम ढूंढना ही पड़ेगा। एक रात सब सोए हुए थे, मगर बच्चों को गर्मी के मारे नींद नहीं आ रही थी। आयुषी ने कहा, राशि, हम चाची के कमरे में तो नहीं जा सकते, लेकिन पता है मैंने देखा उनके दरवाजे के नीचे से बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। चलो हम तीनों वहीं चलकर सो जाते हैं। वो तीनों बच्चे जाकर उनके दरवाजे के पास नीचे फर्श पर ही लेट गए। वहां से ठंडी हवा आने के कारण उन्हें नींद आ गई। सुबह ऋषि ने जब दरवाजा खोला तो बच्चों को दरवाजे के पास सोते हुए देखा। अरे ये सब यहाँ क्यों सोए हैं? इससे अच्छा तो कमरे में ही आ जाते। मैं इन्हें उठाकर अंदर सुला देता हूँ। ऋषि, ये क्या कर रहे हो? मेरा बिस्तर गंदा हो जाएगा। बड़े ढीठ बच्चे हैं, कल ही तो इन्हें भगाया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इन्हें कमरे से भगाया? अगर ऐसी गलती दोबारा की तो अच्छा नहीं होगा। शोर शराबा सुनकर सरिता वहां आ गई। वह बोली, देवर जी, नाराज होने की ज़रूरत नहीं है। वो रात को बहुत गर्मी थी और हमारा पंखा भी खराब हो गया। शायद बच्चे इसीलिए यहाँ एसी की वजह से आकर सो गए होंगे। सरिता उन्हें उठाकर ले गई और वो दोनों लड़ते हुए रह गए। सरिता ने ठान लिया कि वह भी अब काम करके अपने बच्चों के लिए एसी लेकर आएगी। अगले दिन वह काम की तलाश में निकल पड़ी। रास्ते में उसे करीब एक 5 साल का बच्चा रोता हुआ दिखाई पड़ा। बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? मेरे मम्मी पापा खो गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे उनके पास जाना है। सरिता समझ गई कि वह बच्चा खो गया है। उसने पूछा, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा घर कहाँ है? हाँ, रामनगर में, जहाँ रेल चलती है। रामनगर एरिया वहां से करीब 1 घंटे की दूरी पर था। सरिता बच्चे को गोद में उठाकर रेलवे स्टेशन पहुंची और पूछताछ करने लगी, लेकिन उसके घर या माँ बाप का कहीं पता नहीं चला। हार कर वह पुलिस स्टेशन पहुंची, मगर वहां उस बच्चे के माँ बाप बैठे हुए थे। अपने माँ बाप को देखकर बच्चा दौड़कर उनके पास चला गया। बहन जी, ये बच्चा मुझे मेरे घर के पास मिला था। मैंने इसे आप लोगों तक पहुंचाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकामयाब रही। अंत में मैं इसे पुलिस को सौंपने आ गई। आपका बहुत बहुत आभार बहन जी। मेरा बच्चा 3 दिन से लापता था। इसे ढूंढने वाले को 1 लाख रुपए इनाम की भी घोषणा कर दी, लेकिन इसका कहीं पता नहीं चल रहा था। अब आप इस इनाम की हकदार हैं। अगर आप मेरे बच्चे को नहीं लाती तो हम तो अपने इकलौते बच्चे को खो ही देते। सरिता के मना करने पर भी उन्होंने उसे 1 लाख रुपए दे दिए और उसे अपनी गाड़ी से उसके घर छोड़ने आए। अजीत और उसके घर की स्थिति देखकर उन्हें बहुत दया आई। उन्होंने अजीत को चौकीदार के काम पर रख लिया। सरिता को भी उन्होंने अपने बच्चे की मेड का काम दे दिया। सरिता के दिन एकदम से बदल गए। सबसे पहले वो अपने घर के लिए एसी खरीद कर लाई। तीनों बच्चे खुशी के मारे उछलने लगे और सरिता बोली, आज गरीब के घर में एसी क्या लगा, जैसे दुनिया भर की खुशियां लौट आई। तभी ऋषि मधुरिमा को पकड़कर उसे अपने भैया भाभी के पास लेकर आया और उसे उनसे माफ़ी मांगने को कहा। मधुरिमा भी बोली, भाभी, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दौलत के नशे में थी और भूल गई थी कि वक्त सबका बदलता है। ऋषि, अब तो मुझे छोड़ दो। आज के बाद मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। देवर जी, मधुरिमा को छोड़ दो। ये अभी बच्ची है और गलती सबसे होती है। उसके बाद वो सब प्यार से मिलकर रहने लगे। बल्ली के पास एक भालू था। वह भालू उसे एक बार जंगल में घायल पड़ा हुआ मिला। उस समय वह केवल 1-2 महीने का रहा होगा। बल्ली के मन में बहुत ही दया थी। वह बोला, अरे कितना प्यारा भालू है। न जाने इसे इतनी चोट कैसे लग गई। इसे मुझे अपने साथ ले जाकर इसकी मरहम पट्टी करनी पड़ेगी, वरना इस तरह से तो ये बेचारा मर जाएगा। बल्ली ने भालू की बहुत सेवा करी और वह एकदम से ठीक हो गया। कुछ दिन साथ रहने से बल्ली और भालू में गहरा लगाव हो गया, इसलिए बल्ली का उसे छोड़ने का मन ही नहीं किया और फिर वह भालू बल्ली के साथ रहने लगा। भालू का नाम उसकी बेटी प्रीता ने झुमरू रखा।
बल्ली की एक बेटी थी प्रीता। वह भी झुमरू का बहुत ख्याल रखती। एक बार बल्ली को लकवा मार गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। प्रीता परेशान होकर बोली, पिताजी अब क्या होगा? आप अगर इस तरह बीमार रहेंगे तो मेरा और झुमरू का क्या होगा? बेटी की बात सुनकर बल्ली की आंखों से आंसू निकल पड़े। कहते हैं जानवर इंसान से ज्यादा वफादार होता है। झुमरू बोल तो नहीं सकता था, लेकिन अपने जीवन दाता को इस हाल में देखकर बहुत दुखी था। प्रीता अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बोली, माँ, अगर आप जिंदा होती तो पिताजी का ख्याल रखती। अब ना आप हो और ना ही पिताजी ठीक है। फिर मैं अकेली क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता माँ। उसकी बात सुनकर झुमरू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रीता समझ गई कि वह कह रहा है कि वह हमेशा उसके साथ है। 1 महीना गुजर गया। घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। बल्ली का इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं बचे। प्रीता ने देखा कि झुमरू के खाने के लिए भी अब घर में कुछ नहीं है। वह खामोश आंखों से उसकी तरफ देख रहा है। वह भी बहुत भूखा है। प्रीता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, झुमरू, तू उदास मत हो। मैं कहीं कोई काम ढूंढती हूँ। मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। सबका पेट पालने लायक तो मैं कुछ काम कर ही लूंगी। प्रीता जैसे ही घर से बाहर निकलने लगी, झुमरू ने उसका कुर्ता पकड़कर अंदर खींच लिया और वह खुद वहां से बाहर गया और कुछ दूरी पर जाकर ठुमक ठुमक कर नाचने लगा। प्रीता उसके पीछे पीछे आई और बोली, ये क्या कर रहे हो झुमरू? ऐसे क्यों नाच रहे हो? चलो चलो घर चलो। लगता है पिताजी की बीमारी ने तुम्हें पागल कर दिया है। झुमरू का नाच देखकर वहां आते जाते बहुत सारे लोग जमा हो गए और नाच देखकर सब लोग उसके पास खड़ी हुई प्रीता को पैसे देने लगे। इसी तरह प्रीता के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। जब झुमरू ने नाचना बंद कर दिया तो सब लोग वहां से चले गए। प्रीता ने झुमरू को गले लगाते हुए कहा, तुम कितने अच्छे हो झुमरू। तुमने मुझे काम करने से रोक दिया और खुद नाचने लगे। लेकिन देखो, हमारे पास कितने पैसे जमा हो गए हैं। अब हम में से कोई भूखा नहीं रहेगा और हम लोग ना पिताजी का इलाज भी अच्छे से कराएंगे। हाँ, चलो झुमरू, आज चाउमीन खाते हैं। तुम्हें भी बहुत पसंद है ना? झुमरू ने हाँ में गर्दन हिला दी। प्रीता के पड़ोस में ही एक लड़का चाउमीन बेचता था। जब भी उसकी चाउमीन बच जाती थी, वह झुमरू के सामने डाल जाता और झुमरू उसे बड़े चाव से खाता। लेकिन अब उस चाउमीन वाले ने अपना ठेला लगाना बंद कर दिया, इसीलिए उन्होंने बहुत समय से चाउमीन नहीं खाई। इसीलिए आज झुमरू और प्रीता चाउमीन खाने निकल पड़े। उन पैसों से प्रीता ने बल्ली के लिए थोड़ा सा खाने का सामान भी खरीदा। प्रीता, ये सब कहाँ से ले आई? पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? पिताजी, जानते हो, आज ना झुमरू ने कॉलोनी में जाकर नाच दिखाया। वहीं से खूब सारे पैसे मिले। हाँ, आज हम दोनों ने चाउमीन भी खाई। अब झुमरू रोज नाच दिखाने जाया करेगा। मैं भी उसके साथ जाऊंगी और उन पैसों से आपका इलाज कराऊंगी। बेटी, मैं कितना बदकिस्मत हूँ। मेरी वजह से तुम लोगों को कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है। 17 साल की उम्र में ही भगवान ने तुम्हें कितना दुख दे दिया। प्रीता, झुमरू का ख्याल रखना। ये जानवर ऐसा नहीं है कि इसे सब प्यार करें। बहुत से लोग भालू देखकर डर भी जाते हैं, कहीं कोई डर के मारे इसे नुकसान न पहुंचा दे। नहीं पिताजी, मैं झुमरू को कुछ नहीं होने दूंगी। अब झुमरू और प्रीता रोज बाहर निकल जाते और जगह जगह नाच दिखाकर पैसे लेते। प्रीता झुमरू से बोली, झुमरू, ये जो हम रोज चाउमीन खरीद कर खाते हैं, इसमें तुम्हारा जरा भी पेट नहीं भरता। मैं सोच रही हूँ कि अब मैं चाउमीन घर में ही बनाऊं। फिर मैं, तुम और पिताजी तीनों भर पेट चाउमीन खाया करेंगे। ये सुनकर झुमरू ने प्रीता को ठुमक कर दिखा दिया। प्रीता उसे गले लगाती हुई बोली, मेरे मोटू से झुमरू, तुम कितनी जल्दी सारी बातें समझ जाते हो। अब प्रीता के घर की स्थिति ठीक होने लगी थी। थोड़ा बल्ली की तबीयत में भी सुधार आने लगा।
लेकिन एक दिन झुमरू बीमार पड़ गया। वह कई दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहा। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। वह जरा भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। प्रीता डॉक्टर को बुलाकर लाई, मगर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सका। और एक दिन झुमरू उन्हें छोड़कर भगवान के पास चला गया। ऐसा नहीं लगता जैसे कोई जानवर मरा हो, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरा बेटा ही छोड़कर चला गया हो। पिताजी, मैं कैसे रहूंगी झुमरू के बिना? मैं तो उसे एक पल के लिए भी नहीं भूल पाऊंगी। वो हमारे जीवन का सहारा था पिताजी, हमारा सहारा छूट गया। ये कहकर प्रीता और बल्ली फूट फूट कर रोने लगे। कई दिन बीत गए। झुमरू के दुख में घर में चूल्हा नहीं जला। बल्ली की तबीयत फिर से खराब होने लगी। बल्ली की स्थिति देखते हुए प्रीता ने खुद को संभाला और खाना बनाकर बल्ली को खिलाया और बोली, पिताजी, अगर हम इसी तरह झुमरू के शोक में डूबे रहेंगे तो खुद भी बीमार पड़ जाएंगे, फिर हमें कौन देखेगा? इसीलिए इस दुख से बाहर निकलो। झुमरू को हम कभी भूल तो नहीं पाएंगे, लेकिन उसकी याद को हिम्मत बनाकर अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करेंगे। प्रीता ने बल्ली को तो दिलासा दे दिया, लेकिन वह खुद झुमरू की मौत से अंदर तक टूट चुकी थी। ऊपर से अब घर चलाने की चिंता। अब तक तो झुमरू के नाच से पैसे मिल जाते थे, लेकिन अब उससे ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आखिर वह करेगी क्या, यही चिंता उसे खाए जा रही थी। तभी उसकी नजर चाउमीन के उस सामान पर गई जो वह बनाने वाली थी। उसे देखकर उसको झुमरू की याद आ गई और उसकी आंखें भर आईं। प्रीता ने सोचा, अब इतनी चाउमीन का मैं क्या करूँगी? खराब होने से अच्छा है इसे बनाकर पड़ोस में बांट दूँ। लेकिन मेरे पास तो इतनी बड़ी कढ़ाई भी नहीं है। अरे हाँ, एक बड़ी सी प्लेट पड़ी है, उसका तवा बनाकर उस पर ही बना लेती हूँ। हाँ। प्रीता ने तवे पर चाउमीन बनाई और कहने लगी, पिताजी, खाकर बनाना कि चाउमीन कैसी बनी है? आज झुमरू जिंदा होता तो चाउमीन खाकर वह ठुमकने लगता। बल्लू चाउमीन खाकर बोला, बेटी, चाउमीन तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने। सच में चाउमीन वाले से भी बढ़िया बनी है। पिताजी, पहले तो सोचा था कि पड़ोस में बांट दूँ, खराब हो जाएगी। लेकिन अब सोच रही हूँ कि बांटने से मुझे क्या मिलेगा? इससे अच्छा तो मैं चाउमीन वाले के ठेले की जगह अपना सामान रखकर इसे बेचना शुरू कर दूँ। वैसे भी अब वह जगह खाली है। क्या तुम कर पाओगी प्रीता? हाँ पिताजी, जीवन व्यापन के लिए कुछ तो काम करना ही पड़ेगा ना। अगर आप ठीक होते तो शायद मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। प्रीता ने एक ठेला लिया और वहां तवा चाउमीन बनाकर बेचनी शुरू कर दी। एक ग्राहक ने पूछा, अरे ये कैसी चाउमीन है? भैया, ये तवा चाउमीन है। कढ़ाई की चाउमीन तो हमेशा खाई होगी, आज तवा चाउमीन खाकर देखिए, कढ़ाई चाउमीन खाना भूल जाएंगे। हाँ। ग्राहक ने तवा चाउमीन ली और उसकी खूब तारीफ करी। इसी तरह प्रीता की तवा चाउमीन के बहुत सारे ग्राहक बन गए। नई तरह की चाउमीन के बारे में जानकर लोगों का उसे खाने के लिए उत्साह बढ़ने लगा और वे वहां स्पेशल तवा चाउमीन खाने आने लगे। अब प्रीता की वहां रोज हजारों की बिक्री हो जाती थी। कुछ ही दिनों में उनके हालात बदल गए। प्रीता ने बल्ली का इलाज शहर के बड़े अस्पताल में करवाया और वह ठीक हो गया। अब बल्ली भी प्रीता के काम में उसकी मदद करता था। प्रीता ने ठेला छोड़ा और वहां तवा चाउमीन की एक दुकान खोल ली, जिसका नाम रखा झुमरू तवा चाउमीन। प्रीति के संघर्ष से उनकी गरीबी के दिन दूर हुए और तवा चाउमीन मशहूर हो गई।